इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, हम आज पढ़ते हैं क्या दोस्तों? आज हम पढ़ते हैं हिंदी। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? हम आज पढ़ते हैं हिंदी। हिंदी में दोस्तों हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों इसके अंदर हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। और दोस्तों हिंदी व्याकरण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके अंदर वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्णमाला। अब दोस्तों इस वर्णमाला में, अब इस वर्णमाला को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि पहले जो हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा है हिंदी, अब हिंदी में पढ़ना है व्याकरण, तो पहले छोटा सा इंट्रो में देखते हैं हिंदी का दोस्तों कि हमारा हिंदी क्या है। फिर हिंदी के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे, इसके समझेंगे व्याकरण, और व्याकरण के बाद हमारा जो एक मेन टॉपिक इसके अंदर क्या है? वर्णमाला। फिर हम आएंगे किस पे? वर्णमाला पे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम पकड़ते हैं हिंदी को। अब दोस्तों जो हिंदी मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, अगर हम बात करें क्या हमारी हिंदी, दोस्तों हिंदी क्या है? तो हिंदी को हमारे देश में 14 सितंबर 1949 को किसका दर्जा दिया गया दोस्तों? यहाँ पर राजभाषा का। किसका दोस्तों? राजभाषा का दर्जा दिया गया। और दोस्तों हम बात करें अगर कि हिंदी में, तो हिंदी दोस्तों विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। दोस्तों कितनी भाषाओं में से? विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। और आगे दोस्तों हम बात करें कि हिंदी क्या है, तो दोस्तों हिंदी विश्व की, दोस्तों हिंदी क्या है? तो हिंदी दोस्तों विश्व की चौथी सबसे बड़ी भाषा है दोस्तों। कौन सी है? चौथी सबसे बड़ी भाषा है। अब दोस्तों विश्व की चौथी सबसे बड़ी भाषा है, तो यदि हम बात करें दोस्तों पहली भाषा कौन सी है, तो पहले नंबर पर आती है दोस्तों हमारी कौन सी? चाइनीज भाषा। कौन सी दोस्तों? चाइनीज भाषा। दोस्तों चाइनीज भाषा कौन सी हमारी? तो चाइनीज भाषा होती है इसके अंदर मंडारिन। कौन सी दोस्तों? चाइनीज भाषा मंडारिन। दोस्तों दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा आती है? तो दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों स्पेनिश। कौन सी दोस्तों? दूसरे नंबर पर हो गई हमारी कौन सी अब? स्पेनिश। कौन सी दोस्तों? स्पेनिश। अगले हो गए हमारी स्पेनिश। तीसरे नंबर पर दोस्तों हमारी कौन सी है? तो तीसरे नंबर पर आती है हमारी कौन सी दोस्तों? अंग्रेजी। कौन सी दोस्तों? अंग्रेजी। और दोस्तों चौथे नंबर पर आती है हमारी कौन सी भाषा? हमारी हिंदी भाषा। कौन सी भाषा दोस्तों? हिंदी। यानी दोस्तों हम बात करें कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आर्टिकल दोस्तों कौन सा है? तो आर्टिकल 343, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 343 में हमारी हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया? ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अब क्या चौथी भाषा हो गई। अब दोस्तों हम बात करें कि हमने पहला पॉइंट लिखा है इसके अंदर कि 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में। दोस्तों राजभाषा क्या होती है? तो राजकाज की भाषा को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? राजकाज भाषा। अर्थात दोस्तों राजकाज भाषा क्या होती है? तो राजकाज की भाषा दोस्तों क्या होती है? अर्थात कार्यालय की भाषा, कार्यालय की भाषा, या हमारे सरकारी जो दफ्तर होते हैं, सरकारी दफ्तर की जो भाषा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? राजभाषा। यानी सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम बोलते हैं राजभाषा। तो पहला पॉइंट देखा हमने 14 सितंबर 1950 का। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि 3000 भाषाओं में से एक है और हमारे विश्व की चौथी सबसे बड़ी भाषा है। ये हमने देखा दोस्तों छोटा सा एक हिंदी के बारे में इंट्रो। एक्चुअली दोस्तों ये पूरा जो हमारा मैटर है ये हमारा किसी में आएगा? पूरा भाषा चैप्टर में। लेकिन दोस्तों क्या है कि हम आज यहाँ पर हिंदी चालू कर रहे हैं, हिंदी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हिंदी दोस्तों होती क्या है, संविधान में क्या है, विश्व में कहाँ कहाँ बोली जाती है, विश्व कितने क्षेत्रों में है। इसलिए दोस्तों हमने जरा सा देखा। अब दोस्तों हम आगे इसे समझते हैं। अब दोस्तों इसे हम आगे देखते हैं। अगला दोस्तों हमने लिखा इसके अंदर कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या। अब हिंदी दोस्तों क्या है? हिंदी के अंदर पढ़ना क्या है? अब हिंदी के अंदर तो दो चीज होती है। एक तो होती है दोस्तों व्याकरण। क्या होती है? एक होती है व्याकरण, और दोस्तों एक होती है क्या इसके अंदर हम बात करें तो इधर साइड में भाषा। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूं क्या हमें हिंदी में व्याकरण पढ़ना है, क्या हिंदी में फिर भाषा पढ़ना है? व्याकरण या भाषा?
तो दोस्तों हम हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, उसके अंदर पूछते क्या दोस्तों, हमारी हिंदी की व्याकरण, ना कि भाषा, क्योंकि भाषा तो हमें आती ऑलरेडी हिंदी, तो हमें सीखना क्या है दोस्तों इसके अंदर, व्याकरण। अब दोस्तों हम समझते हैं कि व्याकरण होता क्या है। अगर दोस्तों हम सबसे पहले बात करें कि व्याकरण, तो दोस्तों व्याकरण हमारा किससे मिलकर बना होता है, तो दोस्तों व्याकरण को तोड़े तो व्याकरण दोस्तों वी प्लस आकरण, वी प्लस आकरण से मिलकर क्या बना होता दोस्तों, आपका व्याकरण। अर्थात दोस्तों क्या होता है इसका मतलब, तो इसका दोस्तों अगर हम बात करें कि अर्थात व्याकरण का मतलब होता है विग्रह या फिर होता है विश्लेषण, विग्रह या फिर क्या होता है विश्लेषण, यानी विग्रह या विश्लेषण करना क्या आपका व्याकरण। अब दोस्तों अगर हम आगे बात करें इसकी व्याकरण की कि व्याकरण होता क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, तो हम आगे समझते हैं। पहला पॉइंट तो समझते हैं हम इसके अंदर व्याकरण में कि दोस्तों कि वह शास्त्र, क्या है दोस्तों व्याकरण, कि वह शास्त्र जो हमें शुद्ध रूप से, जो हमें शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, तो व्याकरण। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब दोस्तों मैंने एक पॉइंट लिखा है, यहाँ पे एक वाक्य लिखा है कि दोस्तों व्याकरण क्या, कि वह शास्त्र, क्या दोस्तों लिखा मैंने, कि वह शास्त्र जो हमें शुद्ध रूप से, क्या दोस्तों, कि वह शास्त्र जो हमें शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है दोस्तों, उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं व्याकरण। यानी कि दोस्तों व्याकरण कुछ भी नहीं है, व्याकरण बस ये है कि दोस्तों हमें किसी भी चीज को शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से पढ़ना और शुद्ध रूप से लिखना सिखाता है, वही दोस्तों क्या है, व्याकरण। यदि दोस्तों हम आगे अगर बात करें कि इसके अंदर पहले, अगर मैं बात करूं आपसे कि पहले किसका निर्माण हुआ, कि दोस्तों पहले किसका निर्माण हुआ, मैं आपसे पूछूं अगर कि दोस्तों पहले व्याकरण आया या पहले भाषा का निर्माण हुआ, दोस्तों पहले किसका निर्माण हुआ, तो दोस्तों पहले निर्माण हुआ किसका दोस्तों, भाषा का। पहले किसका निर्माण हुआ, भाषा का। उसके बाद दोस्तों किसका निर्माण हुआ, व्याकरण का। किसका हुआ, व्याकरण का। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले अगर किसी का निर्माण होता है तो किसका होता है, भाषा का। अब दोस्तों भाषा का निर्माण होने के बाद ही उस भाषा को फिर बिल्कुल व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध रूप से लिखने के लिए, शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए, शुद्ध रूप से बोलने के लिए उस भाषा का हम क्या लिख देते, बाद में उसका व्याकरण लिख देते। क्या लिखते, उसका व्याकरण। क्योंकि भाषा का विकास पहले होता है दोस्तों और बाद में किसका विकास होता है, तो बाद में दोस्तों विकास होता है किसका, आपके व्याकरण का। अब दोस्तों व्याकरण का विकास क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों पहले जो भाषा बनती है वो एक छोटे क्षेत्र में विकसित होती है। पहले बोली बनती है, उसके बाद उपभाषा या विभाषा बनती है, उसके बाद वो भाषा का रूप लेती है। लेकिन जब दोस्तों भाषा का रूप ले लेती है सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक दृष्टि से, वो जब ये पूरा क्षेत्र कवर कर लेती है और जब उसका प्रयोग धीरे धीरे पत्राचार में होता है, हमारे शिक्षा संस्थानों में होता है, पर्यटन में होने लग जाता है, जब बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में वो भाषा फैल जाती है, तब जाके दोस्तों भाषा का क्या लिखा जाता है, एक व्याकरण का निर्माण होता है, ताकि उसको हम जो शुद्ध रूप से बोल सके, पढ़ सके और उसको हम लिख सके। और दोस्तों हमारे एग्जाम में भी क्या आना है, आपका व्याकरण ही आना है। तो दोस्तों अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले अगर बात पूछे कि पहले व्याकरण का निर्माण हुआ या पहले भाषा का, तो आप लगाना पहले क्या बनी, हमारी भाषा बनी, दूसरे नंबर पर हमारे क्या बना, व्याकरण बना। अगर दोस्तों अगर हम आगे इसमें बात करें, अगला पॉइंट इसमें लें, इसमें यदि हम अगला पॉइंट लें तो अगला पॉइंट इसका आता है कि हमारी जो दोस्तों हिंदी है, हमारे दोस्तों जो हिंदी है, हिंदी के अंदर दोस्तों लगभग, ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें
कि हिंदी में लगभग हिंदी में लगभग 60% शब्द 60% शब्द संस्कृत भाषा के प्रचलित थे। कितने दोस्तों? 60%। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी हिंदी की आदि जननी कौन है दोस्तों? क्योंकि हमारी हिंदी की आदि जननी हिंदी की आदि जननी हिंदी की दोस्तों आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी है दोस्तों संस्कृत। यानी हम दोस्तों से बात करूं कि हिंदी की माता हरी, हिंदी की मम्मी कौन है दोस्तों? तो वो है कौन? संस्कृत है। कौन दोस्तों? संस्कृत है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों आज से लगभग 3500 साल पहले हमारी जो हिंदी का रूप हुआ करता था वो क्या था आपका? संस्कृत। आर्यों के समय में दोस्तों, क्योंकि हमारे देश की भाषा प्राचीन में क्या थी? संस्कृत। क्योंकि मध्यकाल में यानी हम बात करें मध्य एशिया में कौन रहते थे? तो मध्य एशिया में दोस्तों रहते थे हमारे कौन? आर्य लोग। मध्य एशिया में रहते थे आर्य। और जब ये आर्य भारत आए और भारत के उत्तर भारत में रहने लगे और उन्हीं आर्यों का एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था कौन? भरत। और उसी भरत के नाम पर हमारा देश का नाम पड़ गया था क्या? भारत वर्ष। और दोस्तों इन आर्यों की भाषा क्या हुआ करती थी? इन आर्यों की भाषा हुआ करती थी संस्कृत। इसलिए दोस्तों हम संस्कृत को आर्य भाषा भी कहते हैं या फिर इसे हम देव भाषा भी कहते हैं। और आगे जाके दोस्तों 3500 साल पहले हमारी हिंदी का रूप हुआ करता था संस्कृत। और दोस्तों जो संस्कृत है, संस्कृत का धीरे धीरे रूप परिवर्तित हुआ और धीरे धीरे संस्कृत से बनी पाली, पाली के बाद बनी आपकी प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट और फिर बनी आपकी खड़ी बोली हिंदी। ये सब दोस्तों हम जानेंगे इसमें भाषा के चैप्टर में। जब भाषा का हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पूरा हम सब पढ़ लेंगे। अभी दोस्तों हम आगे यहां से बात करते हैं कि दोस्तों हमने कहा कि हिंदी में लगभग 60% शब्द संस्कृत भाषा के प्रचलित हैं। अब दोस्तों बात करें, जैसे कि हम बात करें कि मैंने लिखा यहां पर, जैसे हम बात करें, मैंने लिखा जैसे मैंने लिखा षटकोण। क्या लिखा मैंने? षटकोण। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत। हम दोस्तों बात करें पृथ्वी, पृथ्वी कैसा शब्द है आपका? तो बोले संस्कृत का है। हम दोस्तों बात करें कृष्ण, तो कृष्ण आपका कैसा शब्द है? तो ये भी आपके संस्कृत भाषा का। इस प्रकार दोस्तों ये किसके शब्द? सभी आपके संस्कृत के। दोस्तों पहला पॉइंट हमने क्या समझा इसके अंदर कि पहले व्याकरण का विकास हुआ या भाषा का? तो क्या लगाओगे आप सबसे पहले कि पहले भाषा बनी, उसी भाषा के आधार पर उसको क्या लिखा गया? उसका व्याकरण को रचा गया। आगे दोस्तों ने लिखा कि हिंदी में लगभग 60% शब्द किसके प्रचलित हैं? तो बोले हिंदी भाषा के प्रचलित हैं। आगे हमने दोस्तों देखा कि हिंदी के आदि जननी कौन है? तो बोले संस्कृत है। अब आगे दोस्तों हम देखते हैं इसके अंदर कि दोस्तों कि जो व्याकरण है, क्या दोस्तों कि जो व्याकरण के मुख्यतः कितने भाग है? 3 भाग। मुख्यतः 3 भाग है। 3 भाग है। कितने दोस्तों? व्याकरण के मुख्यतः कितने भाग है? 3। दोस्तों हम पहले इसमें अगर बात करें, पहला भाग कौन सा आता है इसके अंदर? तो पहला आता दोस्तों इसके अंदर वर्ण। दूसरा क्या दोस्तों इसके अंदर? शब्द। दूसरा क्या आता है? शब्द। तीसरा दोस्तों इसके अंदर क्या आता है? तो वाक्य। तीसरा क्या आता है इसके अंदर? वाक्य। अब दोस्तों इन सब पे हम क्या करेंगे? विचार। क्या करेंगे? इनके ऊपर हम विचार करेंगे। क्या? विचार। यानी कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। दोस्तों इन सभी पे जो विचार करेंगे इससे हमारे किसका निर्माण होगा? तो हमारे व्याकरण का निर्माण होगा। अब दोस्तों अगर बात करें कि एग्जाम में प्रश्न हमारे सामने आता है कि भैया व्याकरण के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो व्याकरण के मुख्यतः भाग कितने होते हैं दोस्तों? तो 3 लगाना है। लेकिन कभी कभी दोस्तों कि शब्द और वाक्य, इन शब्द और वाक्य के बीच में एक और आता है जिसको हम बोलते हैं पद विचार। क्या बोलते दोस्तों? इसके बीच में आता है एक पद विचार। तो दोस्तों अगर एग्जाम में पूछे कि भैया कि हमारे व्याकरण के कितने भाग है, तो ऑप्शन में आ गया आपको 3, 4
5 या 6। तो आप उत्तर क्या लगाओगे फिर इसके अंदर? 3, 4, 5 या 6। दोस्तों हमें इसके अंदर उत्तर लगाना कितना? 3 लगाना है, ना कि 4। कभी कभी दोस्तों यदि ऑप्शन में हमें ऑप्शन 3 नहीं मिले, अगर 3 हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो फिर हम क्या लेंगे उसके उत्तर चौथा ले लेंगे, क्योंकि शब्द और वाक्य के बीच में कौन सी कड़ी मानी जाती है? हमारी एक पद विचार की। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे समझना, आगे समझना, ठीक है। अब समझना दोस्तों, क्या अब हमें समझना है वर्ण, हमें समझना है शब्द, हमें समझना है वाक्य। अब दोस्तों क्या हमारा, अगर हम बात करें हिंदी में, हमें यदि कोई टॉपिक स्टार्ट करना है, जैसे हम बात करें हिंदी में वर्णमाला, भाषा, संधि, समाज, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार आदि टॉपिक हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम बात करें सबसे पहले हमारे सामने टॉपिक निकल के आएगा, वो है हमारा वर्णमाला। अब दोस्तों जो हमारे सबसे सामने टॉपिक आता है वर्णमाला, तो वर्णमाला पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, उसकी शुरुआत करने से पहले हम दोस्तों इन सबको समझते हैं कि पहले वर्णमाला को समझने से पहले हम समझेंगे कि वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य। उसके बाद हम समझेंगे इसके अंदर, उसके बाद हम समझते हैं इसके अंदर क्या? वर्णमाला। अब दोस्तों हम बात करें कि वर्ण के पहले भी एक चीज हम यहाँ पे लिखते हैं जिसका नाम दोस्तों ध्वनि, क्या दोस्तों, या फिर अक्षर। क्या दोस्तों, इसके पहले में एक शब्द समझेंगे अक्षर, अक्षर समझेंगे। अक्षर के बाद हम देखेंगे वर्ण को, फिर शब्द को, फिर वाक्य को, कि दोस्तों क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं अक्षर को, वर्ण को, शब्द और फिर वाक्य को। अब आगे चलते हैं हम। अब दोस्तों आगे समझना, पहला मैं पॉइंट ले रहा हूं इसके अंदर, पहला पॉइंट सबसे पहले हम समझते हैं क्या इसके अंदर? अक्षर, सिलेबल। अब दोस्तों अक्षर क्या होता है समझना। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि अक्षर क्या है, तो मुख से निकलने वाली ध्वनि को हम कहते हैं क्या दोस्तों? अक्षर। क्या कहा मैंने? कि मुख से निकलने वाली ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? अक्षर। यानी कि मुख से आपने जो निकाल दिया वो क्या है? आपका अक्षर। अगर उस अक्षर को, अगर मैंने मुख से कुछ निकाला, वो है आपका अक्षर। यदि उसको मैंने लिख दिया तो वो बनेगा आपका फिर वर्ण। पॉइंट पकड़ना मेरा, कि मैंने कहा कि मुख से निकलने वाले ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? अक्षर। मुख से निकलने वाले ध्वनि को बोलते हैं अक्षर। पॉइंट पकड़ना पहला, मैंने कहा मुख से निकलने, मुख से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षर, अक्षर कहते हैं। मैंने लिखा कि मुख से निकलने वाली ध्वनि को अक्षर कहते हैं। अब समझना दोस्तों, या मैं लिख दूं, या जिन ध्वनियों का उच्चारण, या जिन ध्वनियों का उच्चारण श्वास के एक झटके में कर दिया जाता है, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? उसे अक्षर कहते हैं, उसे अक्षर कहते हैं। क्या कहा दोस्तों मैंने? दो परिभाषा लिखी मैंने कि मुख से निकलने वाली ध्वनि को हम बोलते हैं अक्षर। या मैं ऐसा बोल दूं कि वे ध्वनियां या जिन ध्वनियों का उच्चारण श्वास के झटके से कर दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अक्षर कहते हैं। यानी मैंने कहा, मैंने जो बोला, जो मौखिक रूप से कहा, वो सब आपका क्या है? अक्षर। और बाद में उसमें लिख दूंगा तो वो आपका क्या बनेगा? उसके अंदर वर्ण। अब दोस्तों इसी में और आगे हम समझते हैं, पॉइंट पकड़ना मेरा। अगर मैं इसमें अगला पॉइंट और लिखूं कि दोस्तों इसी में, कि अब मैं कहूं कि इस संदर्भ में भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? मैं कहूं कि इस संदर्भ में भाषा की सबसे छोटी मौखिक, पॉइंट पकड़ना दोस्तों, कि सबसे छोटी मौखिक
इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई दोस्तों क्या होगी हमारी, होगी ध्वनि। क्या होगी दोस्तों, ध्वनि ही। पॉइंट पकड़ना, मैंने कहा कि इस संदर्भ में भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हमारी क्या बनेगी दोस्तों आपकी, तो बनेगी क्या आपकी सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है आपकी, ध्वनि बनेगी। अब पॉइंट पकड़ना दोस्तों आगे, कि एग्जाम में आपसे पूछे सिंपल प्रश्न कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका आएगा वर्ण। लेकिन पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो क्या लगा होगा आप उसके अंदर, ध्वनि। क्या लगा दोस्तों, ध्वनि, क्योंकि हमने जो मुख से बोला वही क्या आपकी ध्वनि तो है, उसे हम कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षर, ध्वनि या फिर अक्षर कहते हैं। अब दोस्तों आगे पॉइंट पकड़ना कि अक्षर को यदि हमें गिनना हो तो हम अक्षर को कैसे गिनेंगे। पॉइंट पकड़ना कि स्वर, क्या मैंने कहा कि स्वर या स्वर सहित, स्वर या स्वर सहित व्यंजन, व्यंजन व्यंजन अक्षर होता है, अक्षर होता है। क्या मैंने दोस्तों कहा कि यानी कि स्वर भी होगा तो अक्षर में गिनाएगा। यदि कोई व्यंजन है उसके अंदर यदि स्वर जुड़ा है तो भी क्या कहलाएगा आपका, वो अक्षर कहलाएगा। अब दोस्तों यहां पे जरा सा आपको पिक्चर समझ में नहीं आएगी। अब उसके पहले जरा समझना स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। अब दोस्तों पकड़ना, यहां पे मैंने लिखा यहां पे एक, यहां पे स्वर। अब दोस्तों स्वर कहां से कहां तक होते हैं, तो स्वर होते हैं आ से तो आहा तक, आ से आहा तक। एक दोस्तों होता है क्या हमारे सामने, व्यंजन। दोस्तों व्यंजन कहां से कहां तक होता है, तो व्यंजन होता है हमारा क से तो ज्ञ तक, क से तो ज्ञ तक। अब समझना यहां पे कि यहां पर स्वर या स्वर सहित, इस लाइन को समझने के लिए आप समझना क्या है, ये दोनों पॉइंट। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि दोस्तों स्वर किसे कहते हैं, स्वर होता क्या है, तो मैं कहूं कि वे स्वर या वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, जो बिना किसी के सहायता से लिखे भी जाते हैं और बोले भी जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर। अब मैंने कहा कि वे वर्ण जो स्वतंत्र भी होते हैं, बिना किसी सहायता से बोले भी जाते हैं और लिखे भी जाते हैं, उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, स्वर। अब समझना व्यंजन। व्यंजन क्या दोस्तों, कि वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं है, वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं है, जो स्वरों की सहायता से, जो स्वरों की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, व्यंजन। यानी मैं सीधा सीधा दोस्तों समझाऊं आपको कि स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन जो होते हैं स्वतंत्र नहीं होते। क्योंकि दोस्तों जो व्यंजन होते हैं ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं, आपके स्वर की सहायता से, जबकि स्वर किसी की सहायता से बोले नहीं जाते। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब दोस्तों मैंने बोला अ, दोस्तों मैंने बोला क्या, अ। अब दोस्तों जैसे मैंने बोला अ, तो बताओ क्या आ के पीछे, क्या आ के पीछे, आ के पीछे इस का साउंड आया, क्या आ के पीछे ख का साउंड आया, क्या का आया दोस्तों, मैंने लिखा आ, क्या लिखा मैंने, आ। अब बताओ जैसे मैंने आ बोला, क्या आ के पीछे किसी व्यंजन वर्ण का साउंड आया, क्या क का आया, क्या च का आया, क्या ट का आया, बोले नहीं आया सर। अब समझना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वर कैसे दोस्तों स्वतंत्र है, कैसे हैं, स्वतंत्र है। अब मैं कहूं दोस्तों व्यंजन, व्यंजन को समझो। मैंने दोस्तों बोला क, क्या बोला मैंने, क। दोस्तों मैंने जैसे ही का बोला तो क के पीछे किसका साउंड आया, आपका आ का। किसका आया, आ का। मैंने बोला क के पीछे आ रहा है क। फिर दोस्तों मैंने बोला आगे, मैंने एक शब्द बोला का, क्या लिखा मैंने, का। दोस्तों का के पीछे आ का साउंड आया क्या, का, तो यानी क के पीछे आ का साउंड भी आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो व्यंजन है, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जा रहे हैं, आपके स्वर की सहायता से। किसकी सहायता दोस्तों, यानी व्यंजन बोले जा रहे हैं आपके स्वर की सहायता से। इसलिए दोस्तों मैंने कहा कि यहां पे स्वर या स्वर सहित व्यंजन। अब दोस्तों यानी कि इसका मतलब फिर ये भी हम मान लें कि जो व्यंजन है क से ज्ञ तक, इनके अंदर क्या छुपा हुआ है, तो दोस्तों इनके अंदर छुपा हुआ है क्या, स्वर। क्या छुपे होते हैं, स्वर, जो हमें दिखते हैं नहीं है। दोस्तों इनके अंदर क्या है, स्वर जो हमें दिखते नहीं है। अब जैसे दोस्तों मैंने बोला क,
तो क के अंदर क्या छुपा हुआ है? अ। तो जैसे मैं इस क के अंदर से आ को बाहर करूंगा, जैसे मैंने इसमें से आ बाहर निकाल दिया तो क दोस्तों कैसा हो जाएगा? आधा। दोस्तों मैंने बोला चा, क्या बोला मैंने? चा। अब दोस्तों मैं जैसे इस चा में से क्या निकाल दूंगा बाहर? आ निकाल दूंगा। जैसे मैंने आ की मात्रा बाहर निकाली दोस्तों, च कैसा हो जाएगा? यहां से आधा। कैसा हो जाएगा? यहां से च हो जाएगा आधा हो जाएगा। ये आ की मात्रा यहां से हट जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों समझना, अब मैंने यहां पर दोस्तों लिखा कमल, क्या लिखा मैंने? कमल। अब दोस्तों मैंने लिखा कमल, तो क के अंदर तो आ है, म में भी क्या है? आ है, ल में भी क्या है आपका? आ है। अब दोस्तों मैंने यहां पे लिखा कमला, क्या लिखा मैंने? कमला। तो क में दोस्तों क्या है? अ। इसका हम तोड़े तो क प्लस आ होगा, या आधा, और ये आ निकल गया। दोस्तों यहां पे से म अगर हम तोड़े तो म में क्या निकला? आ निकला। तो ल में क्या निकला? तो यहां में ल में निकला आ, क्या निकला? आ। उसी प्रकार दोस्तों क्या हो गया? इसका वर्ण विच्छेद। अब दोस्तों समझना ये पिक्चर पूरी। आगे अब समझना दोस्तों कि मैंने यहां पे कहा आपको कि स्वर या स्वर सहित, स्वर या स्वर सहित अक्षर क्या होगा आपका? तो बोले सर सॉरी, स्वर या स्वर सहित व्यंजन क्या होगा आपका? अक्षर होगा। यानी हम उसी को अक्षर में काउंट करेंगे जो स्वर पे हो, और व्यंजन जो है उसके अंदर क्या जुड़ा हो आपका? स्वर जुड़ा हो। समझते आगे आ जाओ, इसमें आगे हम समझते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने, समझना दोस्तों। एग्जाम्पल, अब दोस्तों मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कि जैसे मैंने लिया धार, क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा धार। अब बताओ दोस्तों कि धार में कितने अक्षर हैं? तो मैंने कहा दोस्तों धार में अक्षर कितने हैं? तो धा के अंदर कौन सी मात्रा है? आ की। यानी कि ये दोस्तों क्या है आपका? बिल्कुल स्वर सहित व्यंजन है। ये क्या तो स्वर हो या फिर स्वर सहित व्यंजन हो। व्यंजन ऐसा हो जिसके अंदर क्या जुड़ा हो आपका? स्वर जुड़ा हो। तो धा के अंदर स्वर है, आ की मात्रा, तो ये भी एक अक्षर है। इधर क्या है? र के अंदर भी क्या छुपा हुआ है? अ, ये भी अक्षर है। दोस्तों धार में हम बात करेंगे कितने अक्षर हो गए? दो। कितने अक्षर हो गए? दो अक्षर हो गए। दोस्तों मैंने बोला सत्य, मैंने दोस्तों बोला क्या आपको कि सत्य। बताओ दोस्तों कि सत्य में कितने अक्षर हैं? तो आप कहोगे सर सत्य में 3 है, कोई बोलेगा 2 है। तो कैसे होंगे? जोड़ते हैं। अब जो स यहां पे लिखा स, तो स के अंदर व्यंजन है, स के अंदर आ जुड़ रहा है, स पीछे आ रहा है, तो एक तो ये हो गया। लेकिन दोस्तों बीच में त। अब दोस्तों बताओ क्या त के अंदर स्वर है? क्या त यहां पर स्वर सहित है? इसका मतलब दोस्तों त क्या यहां पर आधा है, मतलब इसके अंदर स्वर नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। पीछे क्या है? य के अंदर दोस्तों क्या छुपा हुआ है? अ। क्या छुपा हुआ है? अ। दोस्तों क्या हो गया है? सत्य। तो एक अक्षर ये, एक अक्षर ये, कितने अक्षर हो गए दोस्तों? इसमें भी 2 अक्षर हो गए। कितने अक्षर दोस्तों? इस प्रकार से हम क्या जोड़ेंगे इसके अंदर? अक्षर। दोस्तों हमने ये सीखा आपका क्या? अभी आपका अच्छा, आप समझना, फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं, समझना कि दोस्तों मैंने कहा कि अक्षर किसे कहते हैं? तो मुख से निकलने वाली ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? अक्षर कहते हैं। कि जिसको मुख से निकाल दिया मौखिक रूप से, वो क्या है आपका? अक्षर। हम बोलते कभी कभी गांव में कि तेरे मुख से एक अक्षर ही मत निकाल देना, बोलते कभी ऐसा बोला आपने कि तेरे मुख से एक वर्ण भी मत निकाल देना, तेरे मुख से एक अक्षर मत निकाल देना, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। यानी इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि अक्षर यानी कि जो ध्वनि होती है वही क्या कहलाता है? आपका अक्षर कहलाता है। या मैंने एक और पॉइंट लिखा कि जिन ध्वनियों का उच्चारण श्वास, क्या दोस्तों? श्वास के एक झटके में कर दिया जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं? उससे हम दोस्तों क्या बोलते हैं? तो अक्षर कहते हैं। अगला देखते दोस्तों, इसके अंदर अगला पॉइंट पकड़ना। फिर मैंने समझाया कि इस संदर्भ में भाषा की सबसे छोटी, एग्जाम में आता दोस्तों कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है दोस्तों? तो भाषा की सबसे छोटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? तो दोस्तों क्या है यहाँ पर? ध्वनि। कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है दोस्तों? तो ध्वनि। आगे दोस्तों हम बात करें कि स्वर
यहां सब समझना कि कभी एग्जाम में पूछ लिया कि बताओ दोस्तों कि मधुशाला में कितने अक्षर है, कभी गलती से आ गया एग्जाम में तो आप क्या करोगे, इसलिए ये वाला पूरा क्वेश्चन आपको समय काम आएगा कि मधुशाला या कोई सा भी एग्जामिनर शब्द पूछ ले कि फलाने शब्द में कितने अक्षर है, तो आप यहां से बता सकते हो जो मैंने अभी सिखाया आपको कि मधुशाला में कितने हैं, तो बोले सर 4 है, कितने दोस्तों, बोले सर 4 अक्षर है। अब समझना कि स्वर या स्वर सहित यानी कोई भी आधा अधूरा अक्षर जो होगा उससे हम कभी भी अक्षर नहीं कहेंगे, जो पूरा होगा उससे दोस्तों हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, अक्षर क्या कहेंगे, अक्षर, अन्यथा वो अक्षर नहीं कहलाएगा। अब दोस्तों आगे समझते हैं, अब समझते हैं हम क्या आगे दोस्तों, वर्ण। अब हम समझते हैं दोस्तों क्या, वर्ण। अब समझना वर्ण, लेटर। अब दोस्तों वर्ण क्या होता है समझना। अभी मैंने आपको कहा अक्षर के मुख से निकलने वाली ध्वनि को कहा अक्षर। अब आया वर्ण, अब आएगा दोस्तों वर्ण। तो वर्ण दोस्तों क्या है, तो वर्ण का दोस्तों हमारा पॉइंट बोलता है कि ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ण। यानी मुख से निकाला वो ध्वनि, मुख से निकाला वो ध्वनि मतलब ध्वनि क्या, अक्षर। और जब उस अक्षर को, उस ध्वनि को हमने लिख दिया तो वो क्या होगा आपका, बोले वो होगा दोस्तों वर्ण। यानी मैं कहूं दोस्तों कि ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहा दोस्तों मैंने, वर्ण कहते हैं। पॉइंट पकड़ना दोस्तों कि ध्वनि के और किस रूप को दोस्तों, लिखित रूप को, कि ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण। और आगे समझना एक परिभाषा और, या जिन ध्वनियों को खंडों में, जिन ध्वनियों को खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, समझना दोस्तों, नहीं किया जा सकता है। पॉइंट पकड़ना कि जिन ध्वनियों को खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता उससे क्या कहेंगे, वर्ण। यानी मैंने पहला पॉइंट अगर एग्जामिनर पूछ ले कि ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, तो बोले हम उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हम उसे वर्ण कहते हैं। या ऐसा पूछ ले एग्जामिनर कि वे ध्वनियां जिन्हें खंडों में नहीं तोड़ सकते, उसके और टुकड़े नहीं कर सकते, उससे हम क्या कहेंगे, तो बोले उससे भी दोस्तों हम क्या कहेंगे, तो बोले वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, उससे भी हम वर्ण कहेंगे। तो मैं आपसे दोस्तों पूछूं कि इस संदर्भ में दोस्तों मुझे बताओ कि इस संदर्भ में भाषा की सबसे छोटी, इस संदर्भ में भाषा की सबसे छोटी लिखित, सबसे छोटी लिखित इकाई दोस्तों क्या होगी हमारी, वर्ण। क्या होगी दोस्तों, वर्ण है। मैंने कहा दोस्तों कि इस संदर्भ में भाषा की, मैंने कहा कि इस संदर्भ में भाषा की सबसे छोटी, समझना, भाषा की सबसे और छोटी लिखित इकाई क्या है दोस्तों, हमारी वर्ण है। क्या है दोस्तों, हमारी सबसे छोटी लिखित है वर्ण है। अब समझना कि कैसे है, यानी कि जिसके टुकड़े टुकड़े पहले ही हो चुके हैं उसको हम और नहीं तोड़ सकते, वो आपके क्या है, वर्ण। यहां लिखा है मैंने कि जिन ध्वनियों को खंडों में विभाजित नहीं कर सकते, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, यानी कि दोस्तों वर्ण वो कहलाता है कि जो ऑलरेडी टूटा हुआ है, उनको हमने पहले ही तोड़ चुके हैं, तो उसको और क्या तोड़ोगे। गांव में एक भाषा बोलते हैं हम कि मारे वो को और क्या मारोगे, पहले तो बेचारा मर चुका है, उसको और क्या मारोगे, यानी कि जो टूट चुका है उसको और क्या तोड़ोगे, उससे हम क्या बोलते हैं, वर्ण। अब समझते हैं एग्जाम्पल से, आ जाओगे कि मैंने कहा दोनों पॉइंट को हम समझते हैं आगे स्लाइड में।